तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। हो देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। हो देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद बाई दीपक सर पर। दोस्तों, मैं आज आपको इतिहास के एकदम से आधुनिक इतिहास के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसको जानना आपके लिए बेजरूरी है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने जाना होगा कि हमारे ऊपर जो शासन किए थे, प्रशासन किए थे, हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार आके अंग्रेज करे थे। तो अंग्रेज की स्थिति कैसे थी, वे कैसे आए तथा हमारे देश पे उन्होंने व्यापार कैसे कैसे प्रारंभ किया, इन सभी चीजों के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक, हम केवल उन सभी चीजों को पढ़ेंगे जो केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से, जानकारी के दृष्टिकोण से और विगत परीक्षाओं में आ गए हैं। उन सभी के बारे में आज स्पष्ट तरीके से अंग्रेजों का आगमन तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सारे प्रश्नों को हल करूंगा। तो इस टॉपिक का नाम बता दें तो नाम इसका है अंग्रेजों का आगमन। क्या है? अंग्रेजों का आगमन। क्या नाम इसका? अंग्रेजों का आगमन। मैंने इसका पार्ट नंबर 2 थोड़ा डाला है, लेकिन पहला पार्ट जो उस समय था वो अच्छे से नहीं बन पाया था, इसलिए आज मैं इसका पहला पार्ट बना रहा हूँ। दोस्तों, क्या है कि आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा और अपने मन में इसको बिठा लीजिएगा, क्योंकि यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि भैया 2 साल तक क्या थे, 2 साल तक हम तकरीबन गुलाम थे और उन दर्दों को झेला है जिसका हम बयां कर नहीं पाते हैं। ठीक, तो उन सभी चीजों को पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इंग्लैंड में या कोई यूरोपीय देश में क्या हो रहा था, उस समय क्रांति की भीड़ थी। क्रांति की भीड़ मतलब क्या था कि सभी लोग अपने अपने औद्योगिक क्षेत्र में क्या थे, विकसित या वृद्धि कर रहे थे। इस समय क्या हुआ कि पुर्तगाल तमाम देश आए थे, लेकिन मेरा केवल टॉपिक यहाँ पे क्या है, अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेज कैसे कैसे आए थे, केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो अंग्रेज क्या हुआ, तो सबसे पहले भारत में आया, उस समय दौर था, उस समय दौर आपका था 1597 या 1599। कहीं कहीं 97 मिलता है, कहीं कहीं 99 मिलता है। तो आप दोनों चीजों को क्या कर लीजिए, दोनों चीजों को अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। ठीक, क्या हुआ कि उस समय एक अंग्रेज आया। वास्तव में जो जितने भी, चाहे यूरोप की बात की जाए, चाहे फ्रांस की बात की जाए, चाहे स्पेन की बात की जाए, ये सब भारत के साथ व्यापार करते थे, वे करते थे समुद्री मार्ग से। लेकिन उन 1597 या 99 में जो व्यक्ति आया था अंग्रेज, वह अंग्रेज आया था स्थलीय मार्ग से। कैसे आया था? स्थलीय मार्ग से। वह समुद्री रास्ते से नहीं आया था, वह केवल आया था स्थलीय मार्ग से। और नाम उसका तो खतरनाक है है, लेकिन जानना हमारे लिए आवश्यक है। क्या नाम था उसका? जॉन मिल्टन हॉक। क्या नाम उसका? जॉन मिल्टन हॉक। और जॉन मिल्टन हॉक बहुत ही खूंखार व्यक्ति था। ये अपने आप में एक योद्धा था, एक सैनिक था। इसके यहाँ एक किसी से डरता वरता नहीं था। तो उस समय क्या हो रहा था, उस समय जो पुर्तगाल तथा स्पेन दोनों साथ मिलके भारत के साथ व्यापार कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि तकरीबन 1588 ईस्वी में एक देश स्पेन के साथ पुर्तगाल दोनों लमसम मिल गए थे और साथ में व्यापार कर रहे थे। तो 1588 ईस्वी में स्पेन और फ्रांस का एक जहाजी बेड़ा आया। क्या आया? एक जहाजी बेड़ा आया। उस जहाजी बेड़ा का नाम था आर्मेडा। क्या नाम था? आर्मेडा। अब जहाजी बेड़ा का मतलब यह होता है कि वास्तव में जो व्यक्ति, चाहे स्पेन के हो या पुर्तगाल के हो, ये उस जहाज पे व्यापार करते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, यानी कि संपूर्ण प्रक्रिया उस जहाज पे करते थे। साथ साथ उसका एक प्रकार मान लीजिए एक केंद्र था, एक घर था, उसे कहते हैं जहाजी बेड़ा। यह स्पेन और पुर्तगाल दोनों का था। नाम क्या था इसका? आर्मेडा। एग्जाम में यह पूछा जाता है।
क्या हुआ, जैसे ही जॉन मिल्टन हॉक आया, जैसे ही जॉन मिल्टन हॉक आया, 10 साल 15 साल पहले आया जो आर्मेडा था, इसी जहाजी बेड़े को एकदम तहस नहस करके एकदम से तबाह कर दिया। जैसे ही आया इसको एकदम से तोड़ फोड़ के लूट पाट की तरफ से समाप्त कर दिया। तो देखा कि पहली बार में जॉन मिल्टन आया और इनके जहाजी बेड़ा खत्म कर दिया, यानी कुछ न कुछ पावर तो इसमें रही होगी, अंग्रेज था पावर तो ये रहेगी। ठीक, तो क्या है, जॉन मिल्टन हॉक ने क्या किया, इस जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद देखा गया कि उस समय जो भारत में पुर्तगालों की स्थिति थी, स्पेन की स्थिति थी, वह कुछ थुथुसी होने लगी कि पहली बार कोई व्यक्ति आया, इसको मार के तबाह कर दिया, तो कुछ न कुछ इसका नाम होगा, कुछ न कुछ इसका नाम होगा। तो जब नाम हुआ तो इसके दिमाग में आया कि जब ये लोग इतने दिन से शासन कर रहे हैं, अब इनको हम हरा दिए हैं, क्या करें, क्यों ना आए हम भी इस भारत देश में शासन करें। क्योंकि भारत वास्तव में उस समय चाहे मसाले के लिए, काली मिर्च के लिए, सूती वस्त्र के लिए, इन सभी चीजों के लिए पूरे विश्व में फेमस था। ठीक, क्या था कि अब जॉन मिल्टन हॉक गया अपने देश, भाई इंग्लैंड का था, ब्रिटेन का था, अब अपने देश गया, अपने देश में गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां की, देखो अब व्यापार करना इस देश में तो वहां के सरकार, वहां की जो रानी महारानी, जो तमाम चीज वहां की व्यवस्था रही होगी, उनसे तो अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उस समय अगर बात की जाए, उस समय बात की जाए, जो इंग्लैंड की रानी थी, कौन, इंग्लैंड की जो रानी थी, वहां पे उस समय था राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था नहीं, राज्य व्यवस्था कैसी थी, वहां पे था महारानी का शासन। किसका था, महारानी का, और महारानी का नाम था एलिजाबेथ। क्या था, एलिजाबेथ प्रथम। क्या था, एलिजाबेथ प्रथम। चीजों को एकदम से इतना देखिएगा, वास्तव में समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक निश्चित टॉपिक या निश्चित फैक्ट से कोई चीज चलाया जाता है तो वास्तव में दिमाग में मस्तिष्क हो जाता है। ठीक, तो क्या था उस समय, इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। अब एलिजाबेथ प्रथम की अनुमति के बिना अगर भारत में व्यापार करेंगे तो शायद उनको बुरा लग जाएगा। तो क्या हुआ कि जॉन मिल्टन हॉक अपने देश में गया, और जैसे देश में गया सारी घटना बताया कि मैं पुर्तगालों को तहस नहस करके आया हूँ, अब क्यों न चले हम कहाँ पे भारत देश में व्यापार करें। तो उन्होंने कुछ ऐसे चीज बनाया और तकरीबन वहां के 217 व्यक्तियों को 217 व्यक्तियों को राजी कर लिया। कितना कर लिया, 217 व्यक्ति को क्या राजी कर लिया। और 217 व्यक्ति यह मिल गए जॉन मिल्टन के साथ, और कहाँ चले आए, ये चले आए एलिजाबेथ यानी कि महारानी के पास चले आए। महारानी से अर्जी लगाई कि महारानी कि जॉन मिल्टन हॉक क्या आया है, भारत में गया था और सभी लोगों को, यानी कि जो वहां पे शासन कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उनको एकदम से थूर थाड़ के आया है। और हम भी चाहते हैं कि जाएं वहां पे कुछ न कुछ क्या करें, व्यापार करें, क्योंकि अपने देश की वृद्धि करना ही है हमको। महारानी ने क्या किया, महारानी तो मान गई, महारानी मान गई, लेकिन महारानी कहा कि एक शर्त होगी, अगर आप जाएंगे तो मैं महारानी हूँ तो मेरा कुछ हिस्सा होगा ही। तो इन्होंने कहा, जो 217 व्यक्ति थे वे मान गए। मानने के बाद महारानी ने एक शाही फरमान जारी किया। महारानी क्या किया, एक शाही फरमान जारी किया, शाही फरमान जारी किया, जिसको वास्तव में कहते हैं चार्टर एक्ट। क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट कहते हैं। और जारी किया 31 दिसंबर 1600 में। कब, 31 दिसंबर 1600 में महारानी ने शाही फरमान जारी किया, और जारी करते हुए यह कहा कि आप जाएंगे व्यापार तो करेंगे, लेकिन इस व्यापार में मेरा भी कुछ न कुछ हिस्सा, कुछ न कुछ शेयर होगा। ये लोग मान गए। मानने के बाद कहाँ चले गए, ये लोग चले आए कहाँ पे, अब चले जाए कहाँ पे, भारत में चले जाए। ठीक, लेकिन जब ये महारानी से मिले और सब व्यक्ति मिले, तो सब व्यक्ति जब मिलेंगे तो किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी संगठन का कुछ न कुछ तो निर्माण होगा। तो वास्तव में एक बहुत बड़ी, इतनी सी बड़ी एक कंपनी का निर्माण हुआ। नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाए, क्योंकि पढ़ने से हमें याद होता है, वैसे तो याद नहीं होता हो। उस कंपनी का नाम लिख दें जो महारानी के साथ साथ ये व्यापारी मिलके बनाए थे। उस कंपनी का नाम है, उस संगठन का नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक, कंपनी का नाम तो बड़ा है,
यानी कि अगर लेकिन 3-4 बार पढ़ेंगे दिमाग में स्थिर हो जाएगा, क्योंकि आदमी से बढ़ के कुछ थोड़ी है। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। 4-5 बार पढ़ेंगे दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन पेपर अपन पूछता नहीं, लेकिन जानने के दृष्टिकोण से जान लीजिए। कंपनी निर्माण हो गया। अब कंपनी का निर्माण हो गया तो कुछ न कुछ व्यक्तियों का गठन होना चाहिए, ताकि इस कंपनी को बाकायदे से अच्छे तरीके से क्या करें, अच्छे तरीके से इसके नियम कानून को बनाए। कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कितने व्यक्ति कहाँ गए हैं, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना सामान आया, इन सभी का लेखा जोखा तो किसी के पास रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी में एक नियुक्त किया, किसका, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या हुआ, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ। ठीक, इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्देशक मंडल। निर्देशक मंडल, निर्देशक मंडल का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक, तो वास्तव में इस निर्देशक या फिर डायरेक्टर ऑफ बोर्ड के तहत जो व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की गई थी वह थी 26। यानी कि 26 व्यक्ति कंपनी के ऐसे रहेंगे कि वे केवल कितनी चीजें आई हैं, कितनी गई हैं और वास्तव में कितना कितना व्यापार से में लाभ हुआ है, इन सभी आंकड़ों को रखेंगे। ठीक, तो क्या हुआ, 26 व्यक्ति आए। अब 26 व्यक्ति में से कोई एक मुख्य होगा, कोई उस मुख्य का थोड़ा निचला होगा। तो इसमें से बनाया गया, एक व्यक्ति को बनाया गया मुख्य निर्देशक। क्या बनाया गया, एक को बनाया गया मुख्य निर्देशक, एक को बनाया गया उप निर्देशक, एक बनाया गया उप निर्देशक। बाकी 24 क्या थे, 24 यहाँ के अन्य सदस्य थे। ठीक, देखो चीजें तो समझ में आई होंगी। ठीक, पहले क्या हुआ, 1597 से 1599 दोनों आंकड़ा मिलता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम था जॉन मंडल हॉक। अब जॉन मंडल हॉक आया तो क्या हुआ, इस जहाजी बेड़े जो स्पेन और पुर्तगाल का था आर्मेडा, तोड़ के खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद अपने देश गया, वहां के लोगों को बताया कि मैं भी व्यापार करना चाहता हूँ। तकरीबन 217 व्यक्ति आए, लेकिन उस समय महारानी से अर्जी, वहां के शासन प्रशासन से अर्जी लेना जरूरी है। तो उस समय शासन किसका था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम का था। उन्होंने क्या किया, राजा मंदिर जी कब 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में और एक अच्छे खासे शेयर के साथ एक कंपनी गठन हुआ। कंपनी का नाम तो है ये गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक, इससे क्या हुआ, कंपनी बन गई, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए, इसके नियंत्रण के लिए किसी न किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गठन होनी चाहिए। तो वास्तव में हुआ, उसमें 26 व्यक्ति थे। अब क्या हुआ, ये 26 व्यक्ति के साथ पूरी कंपनी कहाँ चली आई, पूर्वी एशिया में आई। लेकिन महारानी ने चार्टर एक्ट जारी किया था, इसमें कहा था कि आप जाएंगे केवल 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक क्या करेंगे, पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार करेंगे। ठीक, रानी ने कोई ऐसा फरमान नहीं जारी किया था कि लड़ाई झगड़ा मारपीट या कुछ अनुशासन प्रशासन व्यवस्था नहीं की थी। उन्होंने केवल व्यापार की बात की थी तकरीबन 15 वर्षों तक। क्या हुआ, लेकिन अब भारत थोड़ी आएंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब जब कंपनी आई तो कहाँ आएगी, भारत थोड़ी आएगी। भारत आएंगे तो जो पुर्तगालिये हैं क्या करेंगे, कूच को उनको मार देंगे। तो क्या हुआ, जो कहाँ आएंगे, वो दिमाग लगाए। अब कहे भारत जाना मुश्किल है, भारत जाना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम क्यों ना कुछ अन्य राज्य में जाए। तो क्योंकि अगर डायरेक्ट जाएंगे तो वे लोग क्या करेंगे, हमें पूरा से तबाह कर देंगे। तो दिमाग लगाए। तो उस समय 1601 ईस्वी में वे अपने जहाज को कहाँ ले गए, इस बार समुद्री मार्ग से आए और अपने जहाज को ले गए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक पूर्वी देश है जो उस समय मसाला द्वीप के नाम से फेमस था, मसाला द्वीप के नाम से फेमस था। वे कहाँ गए, पुर्तगालों के डर से, क्योंकि पुर्तगाल को मार पीटी गए हैं भाई, तो वे लोग तो प्रतीक्षा करेंगे, आएंगे कब उनको तोड़ ताड़ दें। ठीक, तो 1601 ईस्वी में कहाँ गए, ये लोग इंडोनेशिया गए और इंडोनेशिया में कुछ न कुछ व्यापार किए। व्यापार करने के बाद तकरीबन वहां पे 3 साल तक व्यापार किए, यानी कि 1603 ईस्वी में वहां तक व्यापार किए। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करना। लेकिन भारत पे क्या थे, पुर्तगाल थे, और पुर्तगाल को एक बार पीटे हैं तो पिटाएंगे ही। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम
पुर्तगाल के उन अड्डों पे अपना कब्जा करें जहां उनका मुख्य वर्चस्व है, यानी कि जहां अंग्रेज पुर्तगालों का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहां पे उनकी मेन फैक्ट्री या मेन कोठी है, पहले अगर उसको हम कब्जा कर लेंगे तो शायद पुर्तगालों की जो नस है हमें पकड़ में आ जाएगी। तो उस समय क्या था, एक होरमुज का बंदरगाह था, और वास्तव में जो होरमुज बंदरगाह था यह पुर्तगालियों का सबसे बड़ा बंदरगाह था। क्या था? पुर्तगालियों का सबसे बड़ा बंदरगाह था। क्या था? पुर्तगाली का सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक, अब इसमें क्या था, उन्होंने 1604 में, कब? 1604 ईस्वी में इस होरमुज बंदरगाह पे, जो पुर्तगालियों का मुख्य बंदरगाह होता था, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया तो एक प्रकार से देखा जाए कि यहाँ पे आर्मेडा को फेड किया था, उसके बाद होरमुज बंदरगाह, यानी कि कुछ न कुछ कॉन्फिडेंस अंग्रेजों के अंदर आ गया कि अब पुर्तगाल वाले को हम आराम से हटा सकते हैं, और हटाने के बाद अपने शासन प्रशासन को यानी व्यापार की स्थिति को आगे बढ़ा सकते हैं। इतनी चीजें हुई। उसके बाद जब यहाँ पूरी व्यवस्था बन गई तो उन्होंने देखा कि उस समय जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल सबसे ज्यादा शासन कर रहा था सूरत से। सूरत जो कि अहमदाबाद में है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, वहां पे पूरी शासन कर। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम जाके सूरत में कुछ अपनी स्थिति को बनाएं, और बनाने के बाद वहां से व्यापार शुरू करें। तो उनके मन में आया कि हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे जब सूरत में। कहाँ जाएंगे? जाएंगे सूरत में। थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा, ठीक, हम जाएंगे सूरत में। तो उन्होंने विचार बनाया, और 1608 ईस्वी में वह कहाँ गए? सूरत गए। कहाँ पे गए? सूरत गए। लेकिन सूरत में गए तो सूरत थोड़ी है, किसी न किसी राजा, किसी न किसी शासक का वहां पे क्या होगा? वर्चस्व होगा, अधिकार होगा। तो उस समय वास्तव में जो शासन था एक मुगल शासक का था। मुगल शासक जिसका नाम था जहांगीर। कौन था? जहांगीर था। अब जहांगीर के बिना अनुमति से अगर सूरत में जाएंगे तो जहांगीर उनको रहने नहीं देगा, समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जहांगीर को मनाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, और उस व्यक्ति का नाम बहुत ही बढ़िया है, उसका नाम था हॉकिंस। क्या नाम था? हॉकिंस। हॉकिंस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि जहांगीर के व्यक्ति में गया, लेकिन हॉकिंस को भेजने का कुछ कारण था। ऐसे थोड़ा है कुल भेज दे, कुछ कारण था। कारण यह था कि जो हॉकिंस था इसको अरबी फारसी भाषा का बहुत बाखूबी ज्ञान था। ये अंग्रेज जैसे दरबार में पहुंचा, भरा भरा फारसी, भरा भरा अंग्रेजी बोलने लगा। उसके गोरी चमड़ी देख के वहां के जो दरबारी थे दंग रह गए कि अरे कोई अंग्रेज व्यक्ति आया है और फारसी बोल रहा है, यानी कि हमारी जो भाषा है उसका सम्मान कर रहा है, ये व्यक्ति कुछ अच्छा ही होगा। अब पूरा राजा क्या हो गए, उसकी बोली भाषा से पसंद हो गए। पसंद होने के बाद उन्होंने इनको उपाधि दिया कि इंग्लिश खान है। एक तो अंग्रेज है, अंग्रेज शासक क्या है, या अंग्रेज शासक या तुर्की भाषा बोलता है, इसलिए क्या है, यह इंग्लिश खान है। क्या है? इंग्लिश खान है, इंग्लिश खा है। इसको इंग्लिश खा की उपाधि मिल गई। इसको हॉकिंस को किसने दिया? जहांगीर ने दिया। और राजा ने इसको इतना ज्यादा से मान लिया कि इसको जो सूरत में कंपनी बनाने की प्रक्रिया इन्होंने सोची थी उसको कर दिया, यानी कि जहांगीर ने सूरत में कंपनी बनाने की आज्ञा इनको दे दी। अब दे दी तो 1608 ईस्वी में सूरत में कंपनी बनना स्टार्ट हो गई। लेकिन जो पुर्तगाल वाले थे अब इनको बचेगा ना, ये लोग क्या किए कि उसमें जो मंत्री थे, कुछ बड़े पद के थे जहांगीर दरबार में, उनसे सोर्स लगाना प्रारंभ कर दिया कि कैसे कैसे क्या करें कि जो सूरत में कंपनी अंग्रेज बना रहे हैं उनको नष्ट कर दें। अगर भाई देखा जाए तो पुर्तगाल कब आए थे? 1498 वास्को डी गामा आया था, और 1597 तकरीबन 100 साल हो गया है। और 100 साल में इनका 7-8 साल में क्या हो गया, समस्या कर दिए। तो इन्होंने कुछ सोचा कि किसी तरह से सूरत में जो कंपनी बन रही है अंग्रेजों को उसको रोक दे। तो उन्होंने जहांगीर में रहने वाले अपने मंत्रियों को क्या किया, सोर्स लगाया, और वास्तव में सोर्स उनका काम कर गया। जो हॉकिंस ने इतना पसंद किए थे, हॉकिंस ने क्या किया, हॉकिंस जो इनको इतना पसंद किया था जहांगीर को, पसंद सब हो गया खराब, और जो सूरत में बनने की कंपनी मिली थी बनाने के लिए वह सब हो गई रद्द। ठीक, लेकिन जब रद्द हो गई कंपनी बनना तो अंग्रेज को फिर गुस्सा आ गया, और फिर गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा कि तुमको पटक के मारेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था कि पूरा सिस्टम बनाए, लेकिन तुमको 2 बार ही मारे हैं, तुम्हारा दिमाग कोई ठीक ठाक नहीं है। तो लेकिन अब अंग्रेजों को कहीं ना कहीं रहना है,
कहीं न कहीं रहना है, क्योंकि अगर कहीं न कहीं व्यापार करेंगे तो उनकी जो आगे की प्लान है व्यापार करने का वो नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने सूरत को छोड़ दिया और 1609 ईस्वी में उस समय आंध्र प्रदेश का एक स्थान था, आंध्र प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। क्या नाम है? मसूलीपट्टनम। कहीं कहीं पे इसको मछलीपट्टनम नाम से जानते हैं, लेकिन मसूलीपट्टनम है, दोनों जान लीजिए। ठीक, तो क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने सूरत को छोड़ दिया और अपने मुख्य केंद्र को कहाँ बनाया? मसूलीपट्टनम, क्योंकि मसूलीपट्टनम से ही क्या करेंगे, अब सारे वर्चस्व को, सारे एरिया को ये कवर करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे अब मुख्य उनका उद्देश्य है कि किसी तरह जो पुर्तगाल हमारे एक प्रकार से कबाब बन रहा है, क्या करें, उसको खत्म करें। तो दोनों की सेना एक बार क्या होगी, आमने सामने होगी। अब भाई युद्ध तो होगा, क्योंकि जब दो देश आपस में ऐसी स्थिति करेंगे, वो इनको देख के ऐसा करेंगे, उनको देख के ऐसा करेंगे, तो टकराव की स्थिति वास्तव में उत्पन्न होगी। तो हुई, और क्या हुआ कि 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में दोनों की सेना आमने सामने हुई। एक तरफ थे पुर्तगाल, एक तरफ था आपका अंग्रेज। दोनों की सेना आमने सामने हुई और वास्तव में उसे कहा गया स्वैली का युद्ध। क्या कहा गया? स्वैली का युद्ध कहा गया। अब स्वैली का युद्ध में क्या हुआ कि दोनों सेना, चाहे पुर्तगाल की बात की जाए या बात की जाए किसकी, बात की जाए यहाँ पे अंग्रेज की, दोनों सेना क्या हुआ, आमने सामने है और पुर्तगाल का छक्का छूट गया, अंग्रेज जीत गए। ठीक, एक प्रकार देखा जाए कि अंग्रेज एक बार यहाँ पे हराए, एक बार इसको कब्जा कर लिए और दोबारा तिबारा यहाँ। तो एक प्रकार देखा जाए कि उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसी स्थिति है कि वे कब्जा कर रहे हैं, वे शासन करने के लिए योग्य हैं। तो क्या हुआ, इतनी पूरी व्यवस्था बन गई। अब लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सूरत में कंपनी बनाए। तो जहांगीर भी है, जहांगीर को मनाने के लिए फिर से कंपनी को पुनः जो बनाए थे थोड़ा मोड़ा, उसको चलाने के लिए फिर से वे जहांगीर के दरबार में एक व्यक्ति को भेजेंगे। कब? 1613 ईस्वी में क्या हुआ कि जहांगीर के दरबार में एक और व्यक्ति गया, एक और अंग्रेज गया। यह अंग्रेज था सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो कौन था? सर टॉमस रो था। सर टॉमस रो तो अच्छी खासी हॉकिंस की तरह अरबी फारसी नहीं जानता था, लेकिन यह व्यक्ति बहुत अच्छा था, मनमोहक था, सुंदर था, साथ साथ यह सभी को अपनी बातों से प्रभावित कर देता था, चाहे इंग्लिश बोलता था चाहे जैसे हो। जहांगीर के दरबार में गया और जैसे ही गया तो अच्छी खासी अपना परिचय दिया, अच्छी खासी अपने बातों को रखा, क्योंकि भाई अंग्रेज थे और जहांगीर राजा थे, तो उनके दरबार में कोई न कोई तो अंग्रेजी बोलने वाला होगा। तो सारी बातें उसको कही और उसको सारी बातें जहांगीर को कहा। तो कुछ न कुछ जहांगीर को लग गया कि जो सर टॉमस रो है ये भी एक अच्छा व्यक्ति है, और एक अच्छा व्यक्ति है। इनकी जो मंशा थी, जो सूरत में कंपनी बन रही थी वो बंद हो गई थी, तो सूरत में कंपनी बनाने का मेन उद्देश्य था सर टॉमस रो का। सर टॉमस रो जहांगीर दरबार में गए और जाने के बाद क्या हुआ कि जो सूरत में कंपनी बंद थी वह बंद कंपनी को पुनः स्थापित कर दिए। यानी कि 1613 में क्या हुआ कि पुनः जो सूरत की कंपनी है, सूरत में जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री का क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? फैक्ट्री का प्रारंभ हो गया और फैक्ट्री प्रारंभ होकर ये चलती रही। ठीक, बस आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।